फ्रेंड्स, राज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। और पिछले वीडियो का जो बच गया था सिकंदर में, उसके बारे में भी हम लोग कुछ देख लेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मौर्य वंश। देखिए, मौर्य वंश में जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले देख लीजिए मौर्य वंश में किस किस को पढ़ना है। मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में देखिएगा, तो मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में अगर नाम किसी का आता है तो वह है कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहले तो हमको किन किन के बारे में पढ़ना है उसको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य। जब आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लीजिएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका उत्तराधिकारी, इनका बेटा का नाम आता है, और वो है कौन? तो ये आ जाएगा आपका बिंदुसार। बिंदुसार के बाद देखिएगा एक व्यक्ति का नाम आएगा, उनका नाम आएगा अशोक। तो याद रखने का तरीका देखिए, हम लोग बोलते हैं ना, जब शादी ब्याह करने जाते हैं देखते हैं कि सबसे पहले पूछते हैं कि कितना लड़का पढ़ा हुआ है, तो क्या बोलते हैं कि बीए पढ़ा हुआ है। मतलब जो भी पढ़ा सो उल्टा, पहले भी तबे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देख लेंगे कि यहाँ जो भी ये देखिए कैसे कैसे शाखा करना होगा, तो सेम वैसे ही देखिए। ए से आएगा सी, एक सेकेंड, ये सी, इसके बाद देखिए बी, मतलब जे पढ़े से उल्टा ही पढ़े, सी पढ़े तब बी तब ए, यानी कि सी से चंद्रगुप्त मौर्य, बी से बिंदुसार, ए से अशोक। और इसके बाद देखेंगे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बृहद्रथ। देखिए, एक बात को याद रखना है आपको कि मगध साम्राज्य के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मगध साम्राज्य में सबसे प्राचीन वंश जो था उस वंश का कोई नाम नहीं है। मगध साम्राज्य में सबसे प्राचीन वंश जो था, उस वंश के संस्थापक के रूप में भी इस व्यक्ति ऐसा ही सेम नाम था, बृहद्रथ ही था। तो याद रखना है आपको बृहद्रथ। लेकिन यहाँ जो है, यह बृहद्रथ दूसरा है, वह बृहद्रथ दूसरा है। यह बृहद्रथ जो है अशोक के पुत्र है। तो अब आपको हम लोग यहाँ से बहुत ही अच्छा से ध्यान रखना है कि आपसे जो क्वेश्चन जो पूछेगा, कैसे पूछेगा आपसे। देखिए क्या पूछेगा क्वेश्चन, कि पूछेगा आपसे कि बताइए मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। तो मौर्य वंश के संस्थापक में आप देखेंगे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखने का तरीका है, मेरे यहाँ जब पढ़िएगा तो ऐसे ही याद रखिएगा। हम क्लास ऑफलाइन में भी सेम पढ़ाते हैं और ऑनलाइन में भी सेम पढ़ाते हैं, अब तो इसमें और ज़्यादा ही कंटेंट देते हैं। तो सी बी ए याद रखना है, उल्टा सी से शुरू करना है, सी बी ए, यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक सी से चंद्रगुप्त, इसमें चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार। एक और बात, हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे हर्यक वंश में देखे तो हर्यक वंश में देख रहे थे कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। दोनों में अंतर होता है। वहां हम लोग पढ़े थे बिंबिसार। बिंबिसार जो है यह कौन सा वंश के है, तो हर्यक वंश के है। हर्यक वंश। याद रखना है आपको कि ये बिल्कुल ही अलग है। यहाँ है बिंबिसार जबकि यहाँ है बिंदुसार, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार। इसके बाद देखेंगे बिंदुसार के पुत्र अशोक, अशोक के पुत्र बृहद्रथ। इस प्रकार से आपसे पूछेगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन है, तो बिंदुसार। बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी कौन है, तो अशोक, और अशोक के बाद कौन है, तो बृहद्रथ। अब यहाँ से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से मौर्य वंश से संबंधित है। तो देखिए, मौर्य वंश से संबंधित जो है सब आपको याद रहेगा, लेकिन बिंदुसार है। लेकिन आपको ऑप्शन में एक दे देगा क्या, बिंबिसार। ध्यान रखना है इसको, ऑप्शन में देगा बिंबिसार, मतलब ऑप्शन ए में बिंदुसार, ऑप्शन बी में बिंबिसार रहेगा,
अब उस समय आपको कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो याद रखना है कि बिंदुसार होगा आपका कि किस वंश से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित। बाकी तो चंद्रगुप्त मौर्य याद रहेगा ही, अशोक याद रहेगा ही, बृहद्रथ। यानी कि आपको यहाँ से क्वेश्चन को, पैटर्न को पकड़ने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि मौर्य वंश से संबंधित शासक कौन है। तो याद रखेंगे CBA, सी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, बी मतलब बिंदुसार, ए मतलब अशोक, और फिर लास्ट में बृहद्रथ। बृहद्रथ के बारे में भी याद रखना है कि मगध पर सबसे प्राचीन वंश के कोई संस्थापक जो था उसका नाम भी बृहद्रथ ही है। लेकिन यह बृहद्रथ दूसरा है, यह बृहद्रथ जो है मौर्य वंश से संबंधित है, यानी कि अशोक के पुत्र है। समझ गए, यह जो है अशोक के क्या है, पुत्र है। अब ध्यान रखिए, अशोक का उत्तराधिकारी। अब याद रखना है यह भी बिंबिसार बिल्कुल ही किसी अलग वंश है, हर्यक वंश से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है, यही चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। कौन संबंधित नहीं है, तो बिंबिसार संबंधित नहीं है, या इसके अलावा भी, इन चारों के अलावा भी कोई है वह संबंधित नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अब देखिए, तो हम लोग को चार के बारे में पढ़ना है। अब चार के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो हम लोग को क्वेश्चन आएगा पढ़ने के लिए, वह हम लोग कौन पढ़ेंगे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को। तो हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब देखिए, यहाँ याद रखना है आपको कि चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य देखिए, सबसे पहले ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनको बारे में याद रखना है कि हम लोग को देखेंगे कि जब देखिएगा कि जिस समय भारतवर्ष पर सिकंदर के द्वारा आक्रमण किया जा रहा था, उसी समय एक यहाँ की बहुत बड़ा टीचर फैकल्टी कहिए, शिक्षक कहिए, जो तक्षशिला में पढ़ रहे थे। तक्षशिला अभी पाकिस्तान में है, जो भारत के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। तो कौन था, तक्षशिला। अब भले वह चला गया पाकिस्तान में, लेकिन क्वेश्चन आज भी पूछता है कि भारत के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, तो आंसर होता है हम लोग का तक्षशिला। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य को सहायक करने वाले होते हैं। देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे कि यह जो होता है कौन से वंश के संस्थापक होता है, तो मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक। याद रखना है किस वंश के संस्थापक, तो मौर्य वंश के यह संस्थापक होते हैं। ध्यान रखना है, इसको पूछेगा एग्जाम में, क्या पूछेगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है, तो बृहद्रथ। अब देखिए, यह मौर्य वंश की स्थापना जो करते हैं, तो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ध्यान रखना है कि यह मौर्य वंश की स्थापना कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखें, इन्होंने देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं, यह क्या करते हैं कि चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त के मदद से, किसके मदद से, तो याद रखिए इन्होंने धनानंद को हराते हैं। धनानंद, यह धनानंद जो होता है, यह धनानंद मगध साम्राज्य के बहुत बड़ा मतलब सेनापति, मतलब बहुत बड़ा महान शासक कहा जाता है इसको, कि बहुत बड़ा ताकतवर शासक होते हैं। तो ये धनानंद जो है यह कहाँ के है, तो मगध साम्राज्य के, किस साम्राज्य के, मगध। तो मगध राज जो होता है, मगध राज का यह शासक होते हैं कौन, तो मगध राज के शासक होते हैं आपको धनानंद। और धनानंद को सबसे पहले देखेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धनानंद को, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराता है, किसको हराता है, तो हराया है किसको, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया है किसको, तो यह जो आप देख रहे हैं कि धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराता है। और जब हराता है तो किसके मदद से, याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो हराता है, तो इसको हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे कि एक व्यक्ति होते हैं जिनको गुरु होते हैं। गुरु का नाम क्या है, तो गुरु का नाम जो देखिएगा यह है चाणक्य।
चाणक्य या कौटिल्य चाणक्य कौटिल्य या इन्हीं का नाम एक और है, वो जो नाम है विष्णुगुप्त। कौन सा गुप्त? विष्णुगुप्त। देखिए तो ध्यान रखना है, ऑब्लिक दे दिए हैं, मतलब क्या कि एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, तो उस व्यक्ति का नाम है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त की मदद से क्या करते हैं कि यह धनानंद को हराते हैं। मतलब आपसे पूछा गया में कि चाणक्य ने किसके मदद से अपने साम्राज्य को विस्तार किया या धनानंद को हरा दिया था, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए ये जो है मदद किसके लिए थे, तब मदद चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मदद से, तो चाणक्य के मदद से। आप देखिए कि मगध के शासक धनानंद को क्या करते हैं, हराते हैं। तो चाणक्य जो होते हैं इनकी मदद से ये व्यक्ति धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है। और इसके बाद देखिएगा कि मगध का राजा जो बनता है, कहाँ का राजा, तो मगध का राजा, मगध इसके बाद हम लोग देखेंगे मगध का राजा बनता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। सीएम के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। और इस देखिएगा कि मगध कहिए और कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, कौन मंत्री, प्रधानमंत्री। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो कोई बनता है उसका नाम आता है क्या, याद रखना है कि यही व्यक्ति बनते हैं कौन, चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त। आपसे याद रखना है इसको कि चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति है जिसको तीन अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और यह चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त, सीएम का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को मदद करते हैं किसको हराने में, तो धनानंद को हराने में। और जब धनानंद को हरा दिया जाता है तो मगध साम्राज्य के देखिएगा कि एक महान शासक के रूप में कौन, तो आप मगध साम्राज्य के एक महान शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ का शासक बन जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री के रूप में देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री पीएम जो बन जाता है, कौन बन जाता है, तो पीएम रहता है विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य। याद रखना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मगध का, लेकिन कोई भी राजा होता था तो राजा को चलाने के लिए सबसे बड़ा एक मंत्री होता था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री। तो मगध पर जो देखिए धनानंद जो है, धनानंद को हरा देता है कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है। और हराने के बाद प्रधानमंत्री बन जाता है विष्णु चाणक्य कौटिल्य या विष्णु चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बन जाता है। अब यहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा कि देखिए कल भी हम लोग पढ़े थे, पूछेगा आपसे कि बताइए कि ये जो है आपको धनानंद जो है, कौन सा जी, धनानंद। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, यह धनानंद जो है, यह सिकंदर के समकालीन होते हैं। कल भी आप पढ़े थे, तो यह किसके समकालीन होते हैं, तो सिकंदर के। अब याद रखना है, आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन, चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह कहाँ का, तो याद रखना है कि मगध के किस शासक को हराया था, तो मगध के धनानंद जो था, यह धनानंद किस वंश के था, तो याद रखना है यह नंद वंश के शासक था, उसी को हरा दिया था। तब पूछेगा आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को हराया था, तो याद रखना है यह किस वंश के थे, नंद वंश के। और नंद वंश के शासक का नाम था धनानंद। इसी को चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा देता था। अब देखना है हम लोग को, देखना क्या है कि आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो ध्यान रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ध्यान ये चीज रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दो गुरु हुए। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के बारे में देखेंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो हुए उनका दो गुरु है। दो गुरु में से याद रखना है, एक जो है राजनीतिक गुरु बोलेंगे और दूसरा को बोलेंगे हम लोग धार्मिक। तो देखिए यहाँ पे राजनीतिक, सॉरी
राजनीतिक गुरु। और दूसरा जो हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग धार्मिक गुरु। देखिए दोनों चीज को अच्छा से याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दो गुरु, एक राजनीतिक और दूसरा धार्मिक। तो राजनीतिक और धार्मिक जो है इसमें से हम लोग को ध्यान रखना है। राजनीतिक गुरु के बारे में देखेंगे तो वही जो सत्ता पर सत्ता को जो इनको हाथ लगा था जिसके वजह से। राजनीतिक गुरु के बारे में देखेंगे तो इसका नाम आता है कौन? चाणक्य। चाणक्य या इसी का नाम क्या है? कौटिल्य। या इसी का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। मतलब व्यक्ति एक ही है लेकिन उसको तीन अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन है, तो राजनीतिक गुरु जो है कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। अब आपसे पूछेगा कि धार्मिक गुरु कौन है, तो धार्मिक गुरु जो है, धार्मिक गुरु के बारे में याद रखना है कि यह चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ था कि जिंदगी के जब अंतिम समय था तब उस समय इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने धार्मिक गुरु व जैन धर्म के गुरु थे। कौन थे? तो भद्रबाहु थे। तो जैनी गुरु थे। कौन सा? भद्रबाहु। एक जैनी धर्म के, जैन धर्म के गुरु थे, जैनी गुरु भद्रबाहु। तो इनको दो गुरु है, एक राजनीतिक गुरु जिसको हम लोग बोल जाएंगे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, और दूसरा जो हुआ जैनी गुरु भद्रबाहु। तो इन दोनों से क्या होता है? ज्ञान लेते हैं। एक से लेते हैं राजनीतिक ज्ञान और दूसरा से धार्मिक ज्ञान। मतलब कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं या चंद्रगुप्त मौर्य जिंदगी के अंतिम समय में जैन गुरु से, जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लेते हैं और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में वहीं पे वह लास्ट में अंतिम समय में सुलेखना विधि से, जैन धर्म में मरने की एक विधि होती है जिसको बोलते हैं सलेखना या सुलेखना विधि। मतलब काया कलश बोलते हैं। जिंदा आदमी ही दफना दिया था, उस पर कलश रख दिया था और बाद में वो ऐसे ही मर जाता है भूखे उपास रखे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग जैन धर्म में कलेश विधि, काया कलश विधि, या उसको बोलते हैं हम लोग सुलेखना विधि। सुलेखना विधि से जब हम मर जाते हैं तो जिस स्थान पर यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला यानी दक्षिण भारत में मरते हैं उस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर एक पर्वत का नाम रख दिया था, पहाड़ी का नाम रख दिया था जिसको हम बोलते हैं चंद्रगिरी। कौन सा गिरी? चंद्रगिरी। तो ये आगे आएगा लेकिन हम आपको अभी यहाँ बोल दिए हैं कि इन्होंने राजनीतिक गुरु कौन है? जैनी गुरु भद्रबाहु। अब देखिए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए ये आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे क्या करते हैं कि अंतिम समय जब आता है, जिंदगी का अंतिम समय, मतलब यह जीवन के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में जीवन के अंतिम समय में क्या करते थे? याद रखना इसको। जीवन के अंतिम समय में दो काम कर लेते हैं। एक क्या कि एक तो इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा लेते हैं, सबसे पहले याद रखना है, या क्या जैन धर्म अपना लेते हैं। जैन धर्म अपना लेते हैं और जैन धर्म की दीक्षा जो लेते हैं, देखिए यार, जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। दीक्षा का मतलब ज्ञान। तो जैन धर्म अपना लेते हैं और जैन धर्म की दीक्षा किससे लेते हैं? तो याद रखना है यह दीक्षा जो देते हैं, यह जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा जो लेते हैं, तो यह गुरु कौन होता है? दीक्षा देने वाला गुरु जो रहता है उनका नाम है भद्रबाहु। अभी हम पढ़े भद्रबाहु। यह जैनी गुरु होते हैं भद्रबाहु, जिन्होंने क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जीवन के अंतिम समय में किस धर्म का? जैन धर्म का दीक्षा देते हैं और इसीलिए इन्होंने जैन धर्म अपना लेते हैं। पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम समय कौन से धर्म अपना लेते हैं, तो यह याद रखना है कि यह जैन धर्म को क्या करते हैं? दीक्षा लेने का मतलब
जैन धर्म अपना लेते हैं। दीक्षा मतलब ज्ञान ले लिए। जैसे अभी देखे हुए कुछ दिन पहले दिल्ली में बहुत से लोग बौद्ध धर्म अपना लिया है। हजारों लोग, 1000-10,000 लोग बौद्ध धर्म अपना लिया है आज से 10 रोज पहले, 5 रोज पहले। तो उसी प्रकार से यह चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, यह जैन धर्म को क्या कर लिए, दीक्षा ले लिए, मतलब जैन धर्म को अपना लिए। किस समय में, तो जिंदगी के अंतिम समय में। पूछेगा आपसे कि बताइए कि कौन से मौर्य शासक थे जो जिंदगी के अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले, यानी जैन धर्म अपना लिया। तो जैन धर्म अपनाने वाले कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको CM भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य। और दीक्षा लेते हैं किससे, तो यह भद्रबाहु से। कहाँ पे, तो देखिए यह व्यक्ति जो दीक्षा लेते हैं, उस व्यक्ति का दीक्षा लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे, जिंदगी के अंतिम समय में कर्नाटक के सरवन बेलगोला चलाता है। कर्नाटक के सरवन बेलगोला, कहाँ जाएंगे, तो कर्नाटक के सरवन बेलगोला, इसको याद रखना है। कर्नाटक के सरवन बेलगोला जाते हैं, कहाँ पे, याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जब जीवन के अंतिम समय मरने के पड़ाव होता है, तो उस समय जैन धर्म का दीक्षा लेते हैं। जैन धर्म का दीक्षा किससे लेते हैं, तो यह एक गुरु है भद्रबाहु से लेते हैं। जैनी गुरु है, कर्नाटक में ही। दीक्षा कहाँ लेते हैं, तो ये भद्रबाहु पहले से ही आप पढ़े हुए कि ज्ञान लेते हैं। उसी समय कर्नाटक के सरवन बेलगोला में क्या होता है कि ज्ञान लेते हैं। और यह जो होते हैं जीवन के अंतिम समय में, यह इनका मृत्यु होता है। मृत्यु कहाँ पे, तो याद रखना है, मृत्यु जो हो जाता है, मृत्यु मतलब यह मर जाते हैं। कहाँ पे, तो मृत्यु कर्नाटक के सरवन बेलगोला में होता है। और कर्नाटक के सरवन बेलगोला में जहाँ पे इनकी मृत्यु होता है, मृत्यु स्थल पर, अच्छा से याद रखिएगा, यह मृत्यु स्थल जो होता है, उस मृत्यु स्थल पर जहाँ मृत्यु स्थल जो होता है, उस मृत्यु स्थल पर देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर, मृत्यु स्थल पर किसके नाम पर, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर एक पर्वत का नाम रख दिया था। क्या, तो चंद्र मतलब देखिए चंद्र हो गया यहाँ पे, और नाम क्या रहेगा, चंद्रगिरी। कौन सा गिरी, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी पर्वत जो है, जो दक्षिण भारत में कर्नाटक के सवर्णगिरी के आसपास में है, यह किसके नाम पर रखा गया है, किस शासक के नाम पर, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर। पूछेगा एग्जाम में कि चंद्रगिरी पर्वत का नाम जो रखा गया है किस मौर्य शासक के नाम पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर रखा गया है। वहां पे रहते हैं, जिंदगी का अंतिम समय बिताते हैं, और वहां पे मृत्यु होती है। अच्छा, एक और बात आपको एक और याद रखें, मृत्यु जो होता है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। तब पूछेगा कि मृत्यु जो होता है, यह मृत्यु किस विधि से होता है, तो इसको हम बोलते हैं सलेखना विधि। सलेखना विधि, इसको अच्छा से रखिए याद। पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस विधि से अंतिम में मतलब मरते थे। कि जैन धर्म हम लोग पढ़े थे, तो जैन धर्म में जो भी आदमी मृत्यु होते हैं, अपने आत्मा को त्याग करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सलेखना विधि। सलेखना विधि मतलब क्या, क्लेश विधि, मतलब कि जिंदगी के अंतिम समय में कब्र में रह जाइए और वहाँ पे कलशा रख लीजिए और भूख उपवास रहकर बस मरने के 5 दिन पहले ही मर जाइए। जो भी मरने का समय रहता है उससे पहले ही मर, क्योंकि भूख और उपवास रहकर जब अंतिम समय को जिंदगी जब मरता है, तो उसी को बोलते हैं सलेखना विधि। भूख उपवास रह के काया मतलब यहाँ पर कलश रख के, और इसके बाद आत्मा को त्याग होता है, तो उस विधि को हम लोग जैन धर्म में बोलते हैं सलेखना विधि। तो पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस विधि से अंतिम समय में मतलब मृत्यु प्राप्त होती है, तो सलेखना विधि से। जैन धर्म में सलेखना विधि के बारे में आप लोग पढ़े हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे जब हम लोग देखेंगे तो याद रखना है, जीवन के अंतिम समय जैन धर्म तो अपना लेते हैं सलेखना विधि से। अब इसके बाद देखिए जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य क्या याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो देखिएगा, इसे अखंड भारत के निर्माता कहा गया है। जो जिस समय अंग्रेज लोग ने शासन किया था, उससे भी बड़ा मतलब पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूनान, यह सब जो था उस पर अधिकार जमा लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसीलिए इसे अखंड भारत के निर्माता भी कहा गया है, या बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया, इसीलिए प्रथम सम्राट कहा गया भारत का। प्रथम सम्राट जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह क्या करता है। चंद्रगुप्त मौर्य आप देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य, और देखिए यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध करते हैं। कौन सा युद्ध करते हैं, तो ध्यान रखिए, एक युद्ध होता है
और युद्ध किस किस के बीच होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, सी के मतलब सी है मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस कौन हो जाएगा, तो सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। देखिए ये सेल्यूकस निकेटर के बारे में आप जानते हो यार कि हम लोग पढ़े थे सिकंदर के बारे में, तो सिकंदर के बारे में हम लोग पढ़े थे कि सिकंदर के दो सेनापति होते हैं, एक का नाम है सेल्यूकस निकेटर और एक का नाम जो हम लोग देख रहे हैं सेल्यूकस निकेटर, और दूसरा का नाम जो हम लोग देखे थे नेरियाकस। आपको याद आता होगा कि सिकंदर जो देख रहे थे अलेक्जेंडर द महान, सिकंदर, तो यहाँ ध्यान रखना है कि सिकंदर जो था, सिकंदर के दो सेनापति था, सेनापति हम लोग बोले थे एक जल और दूसरा स्थल। देखिए एक ये सेनापति था और दूसरा जो सेनापति था उसका नाम था निरियाकस, आपको याद होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो इससे पीछे का वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो सिकंदर के दो सेनापति था निरियाकस, हम बोले थे नीर का मतलब होता है जल, नीर पढ़ने में पढ़ाई जाता है, नीर निरियाकस होता है, यानी कि नीर मतलब जल, यहाँ निरियाकस है, तो नीर मतलब जल होता है, यानी कि निरियाकस जो है, निरियाकस पढ़ेंगे तो नीर बला ही जाएगा। तो निरियाकस जो है वह जल सेनापति है, यानी कि जल के जो सेना होगा उसके नेतृत्व जो करेगा वह निरियाकस करेगा। और सेल्यूकस निकेटर जो है यह कौन सा है, तो यह स्थल सेनापति है, हम लोग पीछे का वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो हम लोग को जो काम है, हम लोग जो देखेंगे फिलहाल अभी सेल्यूकस निकेटर के बारे में देखेंगे। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है, जिसमें कौन होता है, एक हम लोग देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा सेल्यूकस निकेटर। अब इस युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस युद्ध में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है कि यह जीत जाता है, यह जीत जाता है, मतलब यह जीत जाता है, यानी कि यह जीत जाता है, यह क्या हो गया, हारा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही युद्ध को जीतते हैं, जीतने के बाद देखिएगा कि युद्ध के संधि और शर्त के हिसाब से, संधि शर्त जो होता है वह क्या होता है कि आप देखिए कि भारतीय समाज में महिलाओं पर हाथ नहीं उठाना जाता है। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही इसको हरा देता है, तो हराने के बाद यह सेल्यूकस निकेटर जो होता है कि क्या होता है कि अपने पुत्री को आगे कर देता है युद्ध के, और युद्ध के सामने आगे कर देता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य वहीं पे रुक जाता है। और रुकने के बाद क्या होता है, मतलब एक प्रकार की यह संधि, जैसे देखते हुए कि दो जगह अगर दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो सफेद झंडा दिखाने के बाद लोग समझता है कि संधि चाहता है, तो लोग फायरिंग रोक देता है। ठीक उसी प्रकार से सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी, और अपनी बेटी का नाम क्या है, तो अपनी बेटी का नाम जो है देखिए ये कर्नेलिया, ध्यान रखना है इसको, अपनी बेटी कर्नेलिया को क्या करता है कि युद्ध के आगे कर देता है, और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य तलवार रोक दिया जाता है और यह युद्ध को रोक देता है। और फिर क्या होता है कि संधि होता है, संधि के अनुसार क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, यह देखिए चंद्रगुप्त मौर्य है, और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो होगा किसके साथ हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाएगा कर्नेलिया के साथ। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य बेट्स कर्नेलिया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह अब कर्नेलिया के साथ होता है। और सेल्यूकस निकेटर जो है, विवाह करने के बाद देखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर जो है देखिएगा कि अपने देखिएगा कि दहेज के रूप में, किस रूप में, दहेज के रूप में, आप देखिएगा याद रखना है आपको, हम लोग इससे पहले आ गया था, दहेज के रूप में कौन, तो देखिए काबुल, कंधार, हेरात, मकरात। देखिए दहेज के स्वरूप क्या क्या दिया था, काबुल, कंधार, हेरात, मकरात, और साथ में एक कर्नेलिया का विवाह कर दिया था, तो विवाह किया तभी यहाँ दहेज मिला।
और इसके साथ देखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर के एक राजदूत होते हैं। कौन होते हैं? तो सेल्यूकस निकेटर के एक राजदूत का नाम हम लोग देखेंगे। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत का नाम कौन है? तो मेगास्थनीज। देखिए यहाँ पे इसको याद रखना है कि कौन कौन आता है। तो जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हरा देता है, हराने के बाद क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर तुरंत क्या करता है कि विवाह करता है अपनी पुत्री की से, तो अपनी पुत्री कर्नेलिया से विवाह करता है। और विवाह करने के बाद दहेज के रूप में काबुल, जगह का नाम है कंधार, हेरात और मकरात, ये 4 राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में देता है। और साथ में देखिएगा कर्नेलिया के साथ उसके एक भाई स्वरूप भाई के रूप में पहुंचाने के लिए मेगास्थनीज कहाँ आता है? तो कर्नेलिया के साथ मेगास्थनीज जो आता है यह कहाँ पे आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पूछेगा आपसे, पूछेगा क्या कि बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत, यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। इसको याद रखना। देखिए एक बार हम समझाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है कि सिकंदर के द्वारा जीती हुई जितना क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को सिकंदर जब वापस जाते रहता है तो वापस जाने के समय सिकंदर ने कुछ अपने क्षेत्रों को क्या करता है कि सेल्यूकस निकेटर को सौंप के चला जाता है, इसको उत्तराधिकारी बना के। और सेल्यूकस निकेटर उस क्षेत्र पर शासन करते रहता है। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के पूरा मतलब उस क्षेत्र को छुड़ाने के लिए यूनानी शासकों को खदेड़ने के लिए पूछेगा भी एग्जाम में। बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी शासक को किसने खदेड़ दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। यह सेल्यूकस निकेटर जो है यह सिकंदर यूनान के थे और यूनानी ही यह भी थे। कौन थे? देखिए यूनानी थे। और यूनानी इस देखिए यह यूनानी को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मतलब सिकंदर के देखिए सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर भी कहाँ था? जो सिकंदर यूनान के था यह भी यूनान के था। तो सेल्यूकस निकेटर को खदेड़ दिया। खदेड़ के क्या किया कि सिकंदर के द्वारा जीती गए क्षेत्रों को खाली करवाना था। और उसके बाद जब खाली करवा लिया उसको, तब इसीलिए इसको चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाने लगा भारत, अखंड भारत के निर्माता। यह यूनानियों को खदेड़ दिया, हरा दिया दहेज में। और हरा दिया, हराने के बाद दहेज में क्या किया कि काबुल, कंधार, हेरात में मकरात दे दिया। और साथ में अपनी बेटी को शादी किया था। बेटी को पहुंचाने के लिए उस गाड़ी पर बैठ गया कौन? मेगास्थनीज। तो देखते हो कि शादी विवाह जब होता है गाँव घर में तो उसके साथ लड़की के साथ उसके भाई पहुंचाने आता है। ठीक उसी प्रकार से कर्नेलिया जो थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी जिससे शादी हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य को, तो कर्नेलिया के साथ में देखिए कि यह मेगास्थनीज भी आया था। कहाँ पे? तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी, देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत जो था वह कौन था? तो मेगास्थनीज। अब यहाँ से हम लोग के बारे में क्या पढ़ना है कि देखिए 3 चीज पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आप अभी पढ़ रहे थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग CM लिख दिए। तो हम लोग बोले कि सर CM का जो है, CM का विवाह जो हुआ आप लोग अभी देख लिए, बेट्स कौन? कर्नेलिया। किसके साथ होता है? कर्नेलिया के साथ होता है सर। अब देखिए कर्नेलिया होता है, कर्नेलिया के पहुंचाने कौन आता है? उसके भाई के रूप में। देखिए कर्नेलिया के साथ देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आता है? तो दरबार में जो आता है वह उसका नाम क्या है? तो याद रखना है आपको, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। अब देखिए यह मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये मेगास्थनीज के द्वारा देखिएगा कि मेगास्थनीज के द्वारा एक बुक लिखा गया है। मेगास्थनीज के द्वारा एक बुक लिखा गया है। अब बुक का नाम क्या है? इंडिका। क्या लिखा गया है? इंडिका। मतलब हमको आप समझाना चाहते हैं, समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ किसको? तो सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर हार गया और हारने के बाद अपनी बेटी कर्नेलिया को विवाह कर दिया। और विवाह जब कर दिया तो कर्नेलिया आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यानी ससुराल आया कर्नेलिया। तो
कर्नेलिया के पहुंचाने उसके भाई स्वरूप, भाई के समान कौन आया था? तो यह आया था मेगास्थनीज, जो कहाँ के? यूनान के व्यक्ति था। मतलब क्या कि यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कर्नेलिया के साथ में आया था। कहाँ पे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जब दरबार में आता है तो इंडिका पुस्तक क्या करता है कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? इंडिका। तो आपसे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहेगा। क्या पूछेगा आपसे कि देखिए, पूछेगा कि यह इंडिका जो है, इंडिका के बारे में देखिए कि 3 पॉइंट अच्छा से याद रखिएगा। कौन कौन पॉइंट याद रखना है? देखिए, एक में जो याद रखना है, देखिए ये इंडिका हो गया। तो इसमें सबसे पहले याद रखना है कि इंडिका में देखिएगा हम लोग कि इस इंडिका में मौर्य प्रशासन, कौन सा प्रशासन? तो मौर्य प्रशासन कहिए। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य है तो उसको टाइटल लगा के बोल दिया मौर्य प्रशासन, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो पाटना यानी मगध के क्षेत्र पर शासन किया। तो इसीलिए यहाँ पे और लिख देगा कि यह किसका? पाटलिपुत्र के शासन या प्रशासन। देखिए पाटलिपुत्र इतना चीजों का क्या कर देगा आपको कि इसका वर्णन मिलता है। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? ये बात को याद रखना है। देखिए ये दोनों पॉइंट को याद रखिए कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि पूछा इंडिका में 2-3 चीज का वर्णन किया गया है। एक क्या कि इंडिका में मौर्य प्रशासन की, मतलब यहाँ पे आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, खाया, उसी के घर में रहा सब दिन, और मतलब अपने बहन के यहाँ ससुराल के रहा। और रहने के बाद क्या किया कि एक पुस्तक का रचना कर दिया। कौन? तो मेगास्थनीज। और उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और इंडिका में क्या था? मौर्य प्रशासन की, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। या इसी को कभी कभी पाटलिपुत्र के प्रशासन का व्यवस्था का वर्णन किस बुक में किया गया है? तो इंडिका। दूसरा जो आप देखेगा, याद रखिए, इसमें क्या कर दिया गया है कि भारतीय समाज जो है, कौन समाज? भारतीय समाज। अच्छा से याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है। भारतीय समाज को अच्छा से याद रखना है। भारतीय समाज जो है, इस भारतीय समाज को 7 श्रेणी में बांट दिया है। कितना श्रेणी? तो याद रखना है हमको, इसको 7 श्रेणी में बांट दिया है। 7 श्रेणी क्या होता है बंधु? तो इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले पूछेगा कि भारतीय समाज को कितना में बांटा? तो देखिए इतना भाग में बांटा है। मतलब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि भारतीय मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज को कितने भाग में बांटा गया था? भारतीय समाज को 7 भाग, 5 + 2 7 भाग में बांटा गया है भारतीय समाज को। किस पुस्तक में? तो इंडिका में। अब देखिए उसको हम लोग बोलेंगे तो वो पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे अब चर्चा करते। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ किसान के बारे में चर्चा किया गया था, कारीगर के बारे में चर्चा किया गया था, योद्धा के बारे में चर्चा किया गया था, इसके बाद प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया था। ढेर सारा इस प्रकार से जो है 5-7 गो व्यवस्था को दिखाया गया था। यहाँ पे जो लोग थे उसकी विशेषता के बारे में वर्णन किया गया था, किसान, कृषक, योद्धा, और इस प्रकार से 7 श्रेणी में बांट दिया गया था। तो हम लोग सिंपल याद रखेंगे कि कितने भाग में, तो यही आपसे बार बार पूछता है। तो 7 श्रेणी में। किस पुस्तक में? तो इंडिका। अब पूछेगा कि भारतीय समाज को किस पुस्तक में 7 श्रेणी बांटा गया था? तो इंडिका। फिर पूछा कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भाग में बांटा था? तो 7, केवल 7 याद रखना है। पूछा कि मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 श्रेणी बांटा है, इसकी जानकारी किस पुस्तक में मिलता है? तो इंडिका। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या आता है बंधु कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन था उस समय इंडिका पुस्तक में, या उस समय देखिए याद रखना है कि दास प्रथा दिखाई देता है। दास प्रथा, देखिए दास प्रथा जो है 3 पॉइंट हम लोग बोले हैं याद रखने के लिए। एक पॉइंट हो गया कि मौर्य प्रशासन की जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? इंडिका पुस्तक से। पाटलिपुत्र की प्रशासन की वर्णन किस में मिलता है? इंडिका में। भारतीय समाज को कितने भाग बांटा गया? तो 7। और दास प्रथा का वर्णन जो है ना, इसको थोड़ा सा बहुत अच्छा से याद रखिए, पूछेगा 3 पॉइंट। दास प्रथा का वर्णन नहीं था, याद रखिए। हम क्या पर जोर दे रहे हैं? दास प्रथा जो है, यहाँ देखिए दास प्रथा का वर्णन नहीं था। किस पुस्तक में? इंडिका।
तो पूछेगा, बताइए कि मौर्य काल में दास प्रथा का वर्णन था कि नहीं, तो नहीं था। यानी कि 3 चीज का इंडिका में वर्णन किया गया है। मौर्य प्रशासन के बारे में उसी को लिख देगा पाटलिपुत्र के, कि पाटलिपुत्र पर ही चंद्रगुप्त मौर्य शासन किया था। मौर्य प्रशासन यानी पटना के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया। जैसे बोल सकते हैं नीतीश के प्रशासन के बारे में, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री है तो बोल सकता है कि बिहार प्रशासन के बारे में। उसी प्रकार से मौर्य प्रशासन पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन मिलता है, वर्णन है, समझ गए क्या है, तब वर्णन है, मिलता है किस पुस्तक में, इंडिका में। भारतीय समाज को 7 श्रेणी बार है तो किस पुस्तक में, इंडिका में। और दास प्रथा का वर्णन नहीं है, किसमें, इंडिका में। तो पूछा कि भारतीय दास प्रथा का वर्णन मौर्य काल में था कि नहीं, तो नहीं था, इसको याद रखना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि आगे हम लोग देखेंगे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग देखेंगे कि इनके गुरु जी जो थे। नेक्स्ट देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के बारे में अभी आप पढ़े कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। देखिए इनके गुरु जो थे, गुरु का नाम क्या था, तो गुरु 2 थे। आप जानते हैं, एक राजनीतिक है, धार्मिक। तो राजनीतिक गुरु जो है उनको हम लोग देखेंगे कौन थे। तो इनको नाम था कौटिल्य। अब कौटिल्य का ही नाम हम लोग बोलते हैं विष्णुगुप्त, या इन्हीं का नाम है चाणक्य। ये तीनों नाम जो है एक ही व्यक्ति का है। अब देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु जो थे कौटिल्य थे, या विष्णुगुप्त थे, या चाणक्य थे। इनके द्वारा देखिएगा कि एक बुक लिखा गया और उस बुक का नाम है, देखिए इनके द्वारा लिखी गई बुक जो था, उस बुक का नाम हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे उसको क्या, अर्थशास्त्र। कौन शास्त्र, अर्थ। देखिए ये अर्थशास्त्र जो है, इसकी आप लोग पैसा से समझ नहीं पड़ेंगे। यह अर्थशास्त्र जरूर है, लेकिन इसका जो अर्थशास्त्र जो किताब है, किस चीज पर इस वर्णन किया गया है, तो याद रखना है कि अर्थशास्त्र में जो वर्णन किया गया है वह यह राजनीतिक का पुस्तक है। राजनीतिक का किताब है, यानी कि पुस्तक है। समझिए पूछेगा आपसे कि बताइए कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र राजनीति का एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा है, बुक किनका है, तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य। यही जो है यह पीएम बन जाता है किसका, तो यह पीएम बन जाता है किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जैसे ही जीता धनानंद को हराता है, चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं धनानंद को हराते हैं। तो हराने के बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य के राजा बनता है, जबकि कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य वह क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सभी मंत्रियों में प्रधान। और देखिए और शास्त्र ये राजनीति का पुस्तक है। इसके बाद और देखिएगा कि इसमें और क्या दिया है, तो याद रखना है यह प्रशासन व्यवस्था कैसे चलेगा। याद रखना है इसको भी कि प्रशासन व्यवस्था कैसे चलेगा, प्रशासन का वर्णन किया गया, ये बात को भी याद रखना है। इस पुस्तक में क्या चीज का वर्णन किया गया, तो प्रशासन का वर्णन किया गया कि शासन व्यवस्था कैसे चलेगा। अक्सर आपको एग्जाम में जो आता है एकदम यही वाला पॉइंट आ जाता है कि और शास्त्र किस चीज का पुस्तक है, तो यह राजनीतिक का पुस्तक है, समझ गए ना। और इसमें वर्णन किया गया है, तो शासन प्रशासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसको हम लोग को ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र क्या चीज का पुस्तक है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि यह कौटिल्य जो है, कौटिल्य देखिएगा तो यह पहले पढ़ने गए थे कहाँ पे, तक्षशिला विश्वविद्यालय, बाद में वहीं का प्रधानाध्यापक बन गए। तो पूछा कि तक्षशिला कौटिल्य जो है यह अध्यापक थे कौन से स्कूल का, कौन से कॉलेज का, तो अध्यापक किसका थे, तो याद रखना है यह अध्यापक जो थे एक विश्वविद्यालय है तक्षशिला। कौन सा शिला, तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक थे कौटिल्य, चाणक्य या विष्णु। पूछेगा यह पाकिस्तान में है कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य जो है किस विद्यालय के अध्यापक थे, यह तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे, अध्यापक थे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेरा एक अगला पॉइंट जो बनता है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अलग अलग नाम आता है, जिसको हम लोग लिखते हैं, देखेंगे। देखिए
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग देखते हैं कि इनको अलग अलग व्यक्ति ने इनको अलग अलग नाम दिया है, समझ गए। जैसे हम लोग देखेंगे, देखिए याद रखना है, एक आप व्यक्ति का नाम देखिएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक किताब आप देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, तो ध्यान रखिए इस पुस्तक का नाम जो है आप देख रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य को वर्णन किया है किस पुस्तक में, एक मिनट। चंद्रगुप्त को देखिएगा कि बीरसल कहा गया है, बीरसल कहा गया है, क्या कहा गया है, बीरसल। और बीरसल के होता है क्या, निम्न कुल का, निम्न मतलब नीचे कुल का। देखिए याद रखना है, मुद्रा राक्षस जो है यह विशाखा दत्त कृत एक पुस्तक है, मुद्रा राक्षस। देखिए यहाँ पे विशाखा, कौन, विशाखा दत्त, विशाखा दत्त कीर्त, कीर्त मतलब के द्वारा लिखी गई बुक, उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम है मुद्रा राक्षस। ये देखिए याद रखना है आपको कि ये जो देख रहे हैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तब विशाखा दत्त की एक पुस्तक है, विशाखा दत्त कृत, विशाखा दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। और इस मुद्रा राक्षस में देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, बीरसल कहा गया है, निम्न कुल का। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस पुस्तक में बीरसल कहा गया है, निम्न कुल का कहा गया है। तो इसको याद रखना है कि यह विशाखा दत्त कृत है और उसमें कहा गया है निम्न कुल का। दूसरी बात देखेंगे हम लोग, देखिए उनको देखिए इनको चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है बीरसल, तो ध्यान रहेगा बीरसल या निम्न कुल का, मतलब छोड़ जात का, ये ऐसे ही कहा आता है, मतलब इससे कोई ये नहीं, मतलब जी इसमें समझाने के लिए बोला है बीरसल कहा गया है या इसी को निम्न कुल का, या किस पुस्तक में, तो याद रखना है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है तो आप जानते ही हैं। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को आप देखेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य को एक और शब्द कहा गया है, और शास्त्र में देखेंगे कि और शास्त्र में क्या कहा गया है, तो और शास्त्र में इनको शूद्र कहा गया है, याद रखना है शूद्र, शूद्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया किस पुस्तक में, तो यह याद रखना है यह और शास्त्र में, मतलब और शास्त्र जो इनके गुरु का नाम जो था, और शास्त्र मतलब कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक जो था और शास्त्र, ध्यान रखना है यह और शास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। आप तो जानते ही, कई बार बोल दिए आप नहीं लिखेंगे, कौटिल्य है, इसी का नाम क्या है, विष्णुगुप्त चाणक्य। और ये मुद्रा राक्षस जो है इसको लेखक आप जानते हैं कौन है, तो इसका है विशाखा दत्त, विशाखा दत्त। इस पुस्तक के लेखक कौन है, राइटर जो है, राइटर जो विशाखा, इस पुस्तक के लेखक राइटर जो है कौटिल्य। तो अलग अलग किताबों में कहीं बीरसल कहा गया है, बीरसल याद रखना है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट में लिखे निम्न कुल, मुद्रा राक्षस में कहा गया, जबकि शूद्र कहा गया किसमें, अर्थ शास्त्र में। तो देखिए यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, और शास्त्र, यह और शास्त्र में क्या कहा गया है, शूद्र। यहाँ भी इस सब को नहीं देखना है, देखिए सेम शब्द मिला है यहाँ पे, और शास्त्र में क्या कहा गया है, शूद्र। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए याद रखना है आपको कि यहाँ पे एक और व्यक्ति आएंगे, एरिन, एरिन, या फिर इसी को हम लोग बोले एक और नाम है प्लूटार्क। देखिए आपको याद क्या रखना है, एलिन जो है, देखिए एलिन यहाँ ए है, तो एलिन जो है इनको कहा क्या है, एंड्रोकोटस, याद है एंड्रोकोटस,
दो चीज याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखने वाला तरीका यहाँ समझिए। एक को बोलेंगे एंड्रो, देखिए एंड्रो ड्रो, एक को बोलेंगे सेंट्रो, एंड्रो सेंट्रो, एंड्रो सेंट्रो, हिंदी में ऐसे लिखेंगे एंड्रो, इसको लिखेंगे सेंट्रो। तो इस प्रकार से एंड्रो सेंट्रो, एंड्रो सेंट्रो अच्छा से याद रखेंगे, पूछेगा आपसे एंड्रो और सेंट्रो। अब देखिए एडी ने इनको क्या कहा, तो एडी ने इनको कहा है एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, इसको याद रखना है। पूछेगा कि एरिन या प्लूटार्क, एरिन, एरिन देखिए या यहाँ भी है या यहाँ भी है, तो एरिन ने क्या किया है, तो एरिन ने इसको एंड्रोकोटस का है, ध्यान रखना है इसको, एरिन ने क्या कहा है एंड्रोकोटस। और याद रखना है जास्टिन, जास्टिन इसको क्या कहा है, तो सेंड्रोकोटस। देखिए दो चीज आपने बहुत अच्छा से, एरिन पूछेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं और इसको हम थोड़ा सा एरिन, एरिन देखिए यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो आप याद रखना है कि एरिन जो है या ये देख लीजिए एरिन ने एंड्रोकोटस कहा, पूछेगा एरिन ने क्या कहा एंड्रोकोटस, या प्लूटार्क ने क्या कहा एंड्रोकोटस। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त जो है यह अभी कोई नहीं जानता, सोचे इसको चंद्रगुप्त मौर्य को किसी ने एंड्रोकोटस कहा तो किसी ने सेंड्रोकोटस कहा। और याद रखना है कि एंड्रोकोटस के, देखिए यहाँ पे ये एंड्रोकोटस जो है इसी को बाद में एक व्यक्ति आते हैं विलियम जोन्स, तो याद रखना है आपको कि विलियम जोन्स जाता है, इसी को हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के नाम में पहचान करेगा, जैसे आपसे बोलेगा समझ लीजिए एंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, देखिए एंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में देखेगा तो विलियम जोन्स, विलियम जोन्स भाई यहां पे देखिए विलियम जोन्स। अब सब कुछ हो गया, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल या निम्न कुल का कहा गया है मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है, समझ गए ना, ओबीसी कहिए। और शास्त्र में, और शास्त्र के लेखक कौन है कौटिल्य, कौटिल्य का ही अन्य नाम है विष्णुगुप्त या चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य को एरिन जो बहुत बड़ा लेखक है विदेशी, एरिन या प्लूटार्क जो है वह इसको क्या कहा एंड्रोकोटस, याद रखने का देखिए एंड्रो सेंड्रो कोटस सब में समान, देखिए यहाँ पे कोटस, यहाँ भी देखिए कोटस, तो कोटस हमें सोचे एंड्रो सेंड्रो, एंड्रो सेंड्रो इसको याद रखना है कि एंड्रो सेंड्रो, याद रखना है इसको एंड्रो और सेंड्रो। तो एंड्रो सेंड्रो एरिन ने एंड्रो कहा जबकि जास्टिन ने क्या कहा सेंड्रो कोटस। और देखिए एंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, सीएम को मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने सबसे पहले पहचान किया, यानी कि सबसे पहले एंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान करने वाला व्यक्ति जो था वह कौन था विलियम जोन्स। उससे पहले कोई एंड्रोकोटस, कोई सेंड्रोकोटस, कोई बीरसल, कोई शूद्र, कोई कुछ, यहाँ बीरसल, कोई शूद्र, कोई एंड्रोकोटस, कोई सेंड्रोकोटस करा था।
लेकिन यह वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी पहचान करने वाले इतिहासकार जो थे वह कौन थे? विलियम जोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे भाई, ये पूछेगा कि बताए कि चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचानने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन थे? विलियम जोन्स। यह पहचाने थे किस रूप में? तो पहचाने थे किस रूप में? चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। याद रखना है, एंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचानने वाला व्यक्ति विलियम जोन्स, जबकि जस्टिन ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को एरिन ने या प्लूटार्क ने क्या कहा है? एंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस किताब है, उस किताब में किस शब्द का प्रयोग किया गया इनके लिए? तो बीरसल कहा गया है। मतलब बीरसल कहेंगे तो किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कह रहे हैं। फिर अर्थशास्त्र पुस्तक जो कटले द्वारा लिखा गया, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? शूद्र। तो हम लोग आज यहीं रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो होता है बिंदुसार। तो अगला जो हम लोग को चलेगा टॉपिक वह बिंदुसार चलेगा। बिंदुसार के बाद चलेगा अशोक, और अशोक के बाद चलेगा आप क्या? तो अशोक के बाद अंतिम शासक आता है बृहद्रथ। इसके बाद फिर कोई और से टॉपिक चलेगा। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो अंतिम लास्ट तक आप देखिए और इसको बार बार देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे ही मेरा मौर्य वंश पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन सेशन करेंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, मेरा विश्वास है। हम विश्वास के साथ करते हैं, दावी चैलेंज भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ऐसा शब्द का यूज नहीं करते हैं कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो बीपीएससी का हो, पीसीएस का हो, चाहे कोई आपसे पूछ ही ले तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत से एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपको बताया है इसमें, जिसको आपको क्या करना है? मेंशन कर दिए, आप ध्यान रखना है। तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।